नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज के सेशन में हम लोग चार फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनोमैटोपोइया, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। ये चारों फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनको पढ़ना भी पड़ेगा। और आज के सेशन में इन चारों फिगर ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं आपको याद कराऊंगा। साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में इन चारों टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ओनमैटोपोइया। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओनमैटोपोइया। क्या होता है ओनमैटोपोइया में? ध्यान रखना, दो चीजें आपको याद रखना है। एक तो याद करना है साउंड, और दूसरा जो है साउंड को क्रिएट करने वाला क्रिएटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे बज साउंड है, ये कौन क्रिएट करता है? बी क्रिएट करता है। ठीक है, जो मधुमक्खी होता है वो कौन सा साउंड क्रिएट करता है? बज। तो पोएट क्या करेगा? अपने पोएम में साउंड को मेंशन करता है, और हमें हर बार साउंड के क्रिएटर को समझना होता है। डेफिनेशन देखिए ओनमैटोपोइया का क्या है। ओनमैटोपोइया एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है या ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पोएट किसी वर्ड का यूज करता है ताकि वो किसी साउंड को रिप्रेजेंट कर सके। कई बार जो है ओनमैटोपोइया में एनिमल के साउंड या पीपल के साउंड को भी प्रेजेंट किया जाता है। और ओनमैटोपोइया के डेफिनेशन तो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पूछा गया ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें पोएट किसी वर्ड का यूज करके वो किसी साउंड को डिस्क्राइब करता है? तो ऑफ कोर्स ये ओनमैटोपोइया होगा। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी लेक्चर 2018 में पूछा गया है। ऐसे ही ध्यान रखना, पीजीटी 2000 में पूछा गया है कि when the sound of a word resembles the sound it denotes, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो ओनमैटोपोइया होगा। फिर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें पोएट किसी वर्ड का यूज करता है और इस वर्ड का जो साउंड है, साउंड को क्रिएट करने वाले क्रिएटर के बारे में बताता है? तो ऑफ कोर्स ये भी ओनमैटोपोइया होगा। ये भी ध्यान रखना, टीजीटी 2003 और 2009 में पूछा जा चुका है। अब हम लोग कुछ साउंड और उसके क्रिएटर के बारे में डिस्कस करेंगे। बी, मधुमक्खी जो साउंड क्रिएट करता है उसको बोला जाता है बज। कोई भी चीज जब पानी में डाला जाता है तो जो छपाक की आवाज होती है उसको बोला जाता है स्प्लैश। ऐसे ही कोई सांप जब घास में चलता है और जो साउंड क्रिएट करता है उसको बोला जाता है हिस या हिसिंग साउंड। ऐसे ही गौशाला में जो गायें साउंड क्रिएट करती हैं उसको बोला जाता है moo। अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स जो साउंड क्रिएट करती हैं उसको बोला जाता है चप। कोई भी लोहार से जब मेटल पे मारता है तो जो साउंड क्रिएट होता है उसको बोला जाता है क्लैंग। और घड़ी की सुई जो साउंड क्रिएट करती है उसको बोला जाता है टिक टॉक। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लाइंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली लाइन है आई बैबल ऑन द पेबल्स, आई मरमर अंडर द मून एंड स्टार्स। ये लाइन आरपीएससी 2018 में पूछा गया है। आई बैबल जो है एक साउंड है, ठीक है, और मरमर भी एक साउंड है। इन दोनों में ही ओनमैटोपोइया है। बैबल वो साउंड होता है जब कोई पानी की धारा या फ्लो जब पेबल से टकराती है, ठीक है, स्टोन से टकराती है, जो साउंड क्रिएट करती है उसको बोला जाता है पेबल। और मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना या बड़बड़ाना। ठीक है, तो पोएट क्या कर रहा है? मून और स्टार के नीचे क्या करता है? बुदबुदाता है। तो यहाँ पे बैबल और मरमर में ओनमैटोपोइया है। फिर आपको बताना है हमिंग बी, कैकलिंग हेन और बजिंग मॉस्किटोज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ऑफ कोर्स ध्यान रखना, हमिंग, कैकलिंग और बजिंग में क्या है? ओनमैटोपोइया है। ये क्वेश्चन आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। हमिंग का मतलब क्या होता है? हमिंग का मतलब होता है भन भन करना। तो बी जो है मधुमक्खी भनभनाती है। कैकलिंग का मतलब होता है कर्कश आवाज करना। ठीक है, तो मुर्गियां कर्कश आवाज करती हैं। और बजिंग का मतलब क्या होता है? बजिंग का मतलब होता है भिनभिनाना। जो मॉस्किटोज होती हैं वो क्या करती है? भिनभिनाती हैं। तो यहाँ पे देखो, चूंकि साउंड का यूज हुआ है इसलिए इसमें ओनमैटोपोइया होगा, इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि बताइए इन चारों शब्दों में किसमें ओनमैटोपोइया है? कैरी, बियर, फियर और बग में। तो देखो, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये कोशिश किया करिए कि इसमें आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करिए, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। कैरी मतलब ले जाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बेयर का मतलब सहना, और बेयर का मतलब भालू होता है जब एज ए नाउन यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। फियर का मतलब होता है डरना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ओनमैटोपोइया सिर्फ बग में है। बग एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, और ये जो साउंड क्रिएट करता है उसको भी बग बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? ओनमैटोपोइया। पीजीटी 2000
ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर पूछा गया है ब्रेनिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंक्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। ये लाइन टीजीटी 2011 में पूछा गया है। अलार्म क्लॉक क्या करता है? क्लैंक करता है, झंझनाता है। कैसा? ब्रेनिंग। तो यहाँ पे देखो साउंड का यूज हुआ है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? ओनमैटोपोइया। टीजीटी 2011 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट लाइन है द मर्मर्स हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव। ये लाइन जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल से लिया गया है और ये लाइन टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। पोएट समर इवनिंग में किसकी आवाज सुनता है? फ्लाई की आवाज सुनता है। तो यहाँ पे देखो मर्मरस हॉन्ट में क्या है? ओनमैटोपोइया है। नेक्स्ट आपको बताना है द सेम स्प्यूटरिंग ऑफ syllables was heard drawn by the teetering of the glass। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस है। यहाँ पे देखो स्पटरिंग और टीटरिंग में क्या है? ओनमैटोपोइया है। स्पटरिंग का मतलब होता है सेम चीज बोलना और टीटरिंग का मतलब होता है ही करके हंसना। ठीक है, जब पूरी क्लास एक साथ हंसती है तो ही करके हंसती है तो उसको बोला गया है टीटरिंग। तो यहाँ पे दोनों में क्या है? यहाँ पे ओनमैटोपोइया है। पूरी बात क्या होती है ध्यान से समझिए। एक न्यू स्टूडेंट होता है जिसको क्लास में टीचर आते हैं इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और ये जो स्टूडेंट होता है बिल्कुल न्यू होता है और विदाउट ड्रेस होता है और एक कैप पहना हुआ होता है। तो ये इसका होलिया देख करके क्लास वैसे ही थोड़ा थोड़ा हंस रही थी। तो इन सब चीजों से ये लड़का थोड़ा साई फील कर रहा था। टीचर जो है इस लड़के से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो ये लड़का साई फील करते हुए अपना नाम धीरे से बोलता है। टीचर को सुनाई नहीं देता है तो टीचर स्टूडेंट को बोलता है, न्यू स्टूडेंट को, कि थोड़ा लाउडर बोलो। लेकिन ये लड़का जो है फिर से सेम साउंड में अपना इंट्रोडक्शन देता है। द सेम स्प्लिटरिंग ऑफ सिलेबल वाज हर्ड, यानी सेम साउंड में ये अपना आंसर देता है और इस पे जो पूरी क्लास होती है वो क्या करती है? ही करके हंसने लगती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्प्यूटरिंग और टीटरिंग इन दोनों में ओनमैटोपोइया है। नेक्स्ट लाइन है द मोन ऑफ डोव्स इन इमेमोरियल एल्म्स एंड द मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज। इस लाइन को अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के पोएम द प्रिंसेस कम डाउन ओमैट से लिया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखना मोन और मरमरी में ओनमैटोपोइया है। यहाँ पे बोला गया है डोफ। डोफ जो है एक पिजन जैसा व्हाइट कलर का बर्ड होता है और इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ पीस। तो यहाँ पे बोला गया है डोफ के मोन की बात कर रहा है जो कि कहाँ से आ रही है? एल्म से आ रही है। एल्म जो है एक बहुत ही बड़े पेड़ को एल्म बोला जाता है। और यहाँ पे देखो असंख्य मधुमक्खियों के भिनभिनाने की बात हो रही है। तो मोन और मरमरी में ओनमैटोपोइया है। नेक्स्ट लाइन है आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर। इसके एक और आगे लाइन है फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो फॉर एवर। ये लाइन अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के द ब्रुक से लिया गया है। यहाँ पे चैटर चैटर में जो है ओनमैटोपोइया है। यहाँ पे लगातार बहने की बात हो रही है। ब्रुक एक पतली जलधारा होती है जो रिवर से थोड़ा सा नैरो होती है और इसके लगातार बहने की बात हो रही है और वो जाकर के ब्रीमिंग रिवर में मिल जाती है, यानी भरी नदी में मिल जाती है। और पोएट इसमें ये भी कहता है कि इस बीच कितने लोग आते और चले जाते हैं और लेकिन ये जो ब्रुक है वो लगातार बहती रहती है और लोगों को खुशी देती रहती है। नेक्स्ट लाइन है कैनन टू राइट ऑफ देम कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम कैनन इन फ्रंट ऑफ देम वॉलीड एंड थंडर। ये लाइन अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से लिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना वॉलीड और थंडर में ओनमैटोपोइया है। पोएट यहाँ पे इमेजिन कर रहा है कि इंग्लिश आर्मी कितने बहादुरी से लड़ी होगी और इंग्लिश आर्मी चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाती है। कैनन मतलब होता है तोप। ठीक है, तो इंग्लिश आर्मी के चारों तरफ उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, इन फ्रंट ऑफ सब जगह दुश्मन उसको तोपों से घेर लेते हैं और तोप जब फायर किया जाता है तो उसमें एक के बाद एक कई गोले बारूद एक साथ निकलते हैं। उसके लिए यहाँ पे पोएट वॉलीड का यूज किया है और जब बारूद निकलता है, ठीक है, तो जो आवाज आती है उसके लिए थंडर का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलीड और थंडर में ओनमैटोपोइया है। नेक्स्ट लाइन है द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। ये लाइन टॉमस ग्रे के एलजी रिटेनिंग कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है। कर्फ्यू ये एक बेल होती है और ये जब बजती है तो ये बताता है कि दिन का अंत हो गया है। और नेल ये भी एक बेल है और ये जब बजता है तो ये बताता है किसी की डेथ हो गई है। तो इस लाइन में ध्यान रखना कर्फ्यू और टोल में क्या है? ओनमैटोपोइया है। और ये बेल एक तरह से लोगों के लिए एक सिग्नल है जो उनको बताता है कि अब घर जाना है। नेक्स्ट लाइन है rained with tremendous sound your ears asunder with gun drum trumpet
blunderbuss and thunder। blunderbuss का मतलब होता है old fashioned gun। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि उसकी कानों में जो है एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है, और ये जो आवाज होती है वो किसकी होती है? गन, ड्रम, ट्रम्पेट, ब्लंडरबस और थंडर का। तो अगेन यहाँ पे साउंड का यूज हुआ है, इसलिए इसमें भी ओन मैट पिया होगा। नेक्स्ट लाइन है आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। यहाँ पे देखो लैपिंग में ओन मैट पिया है, ये एक साउंड है। जब पानी की धारा किसी खड़ी चट्टान से टकराती है तो उस जेंटल साउंड को बोला जाता है लैपिंग। ठीक है, तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है he saw nothing and heard nothing but he could feel his heart pounding and then he heard the clack on the stone and the leaping dropping clicks of the small drop falling। ये लाइन अर्नेस्ट हेमिंगवे की नॉवेल फॉर whom the bell tolls से लिया गया है। यहाँ पे देखो हृदय के धड़कने की बात हो रही है, पाउंडिंग, ये जो है इसमें ओन मैट पिया है। ऐसे ही देखो क्लैक, चट्टानों के जब आपस में टकराने से जो आवाज आती है वो होती है क्लैक। ठीक है, और जब चट्टानें ऊपर नीचे गिरती हैं तो उससे भी एक आवाज आती है क्लिक। तो यहाँ पे ध्यान रखना पाउंडिंग, क्लैक और क्लिक में जो है ओन मैट पिया है, तो इसको भी हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। पहले तो लास्ट में ध्यान रखना एक्सक्लामेशन मार्क्स जरूर आता है। और एक्सक्लामेशन में क्या होता है, इसमें कोई ऑल ऑफ सडन इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाएगा। चाहे ये इमोशन दुख का हो सकता है, सुख का हो सकता है, या फिर आश्चर्य का भी हो सकता है। एक्सक्लेमेशन का यूज ध्यान रखना पोएट एक पावरफुल टूल की तरह करता है ताकि वो लोगों को ध्यान आकर्षित कर सके और उसके बाद वो किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन या रिएक्शन को उनको समझा सके। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का यूज स्पोकन में भी होता है, साथ साथ रिटन में भी होता है, और इसका प्रयोग पोएट अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए करता है, और कई बार ध्यान रखना स्टेटमेंट को कुछ ज्यादा डायनामिक बनाने के लिए भी करता है। एग्जाम्पल से समझिए, ब्रेवो, यू हैव डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब ऑन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे खुशी का एक्सप्रेशन है। अ लॉस सेज नो मोर, यहाँ पे दुख का एक्सप्रेशन है, यानी उसकी मृत्यु हो गई है। हुर्रे, वी हैव वोन द चैंपियनशिप। अगेन यहाँ पे देखो खुशी की बात है। हाउ ब्यूटिफुल द सनसेट पेंटेड द स्काई इन ह्यू ऑफ पिंक एंड गोल्ड। ह्यू मतलब कलर होता है, और यहाँ पे भी देखो आश्चर्य प्रकट किया गया है, कितना सुंदर ये सनसेट है जिसने आसमान को पिंक और गोल्ड कलर से पेंट कर दिया है। अब हम लोग ऐसे लाइंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये लाइन हैमलेट के द्वारा बोला गया है और ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है। ठीक है, ये गिल्डस्टन और रोजेनक्रैंच के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। हैमलेट उनसे कहता है कि मनुष्य जो है भगवान की कितनी सुंदर रचना है। ठीक है, बहुत सारी उसकी विशेषता काउंट कराता है, लेकिन वो कहता है हमारे लिए सब व्यर्थ है। नेक्स्ट देखो, ओ व्हाट नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। ये लाइन कौन बोलता है? ये ओफिलिया बोलती है हैमलेट के लिए। ठीक है, और ओफिलिया ये तब बोलती है जब हैमलेट बहुत ही निम्न स्तर की बात करता है, पागलों जैसी बात करता है। ओफिलिया को कहता है तुम ननरी ज्वाइन कर लो, यानी जहां पे नन लोग रहते हैं। फिर ओफिलिया को लगता है कि वो हैमलेट जिसको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हो, जिसके पास पॉलिटिकल समझ है, आज कितनी निम्न स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसको आश्चर्य हो रहा है कि ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन, यानी हैमलेट के पास जितनी भी नोबल एबिलिटीज थी वो सब लॉस्ट हो गई है। इस पर ओफिलिया को आश्चर्य हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक। ये लाइन ध्यान रखना मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, और ये लाइन लोरेंजो जेसिका के लिए बोलता है। वो ये कहता है कि इस किनारे पर कितनी सुंदर चांदनी प्रकाश है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आश्चर्य प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है ओ व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्री मैन। ये लाइन एंटोनी बोलता है जूलियस सीजर में। ठीक है, एंटोनी को भी बिलीव नहीं होता है जब जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है। वो आश्चर्य प्रकट करता है कि कितना बड़ा लॉस हुआ है। जूलियस सीजर की हत्या होना ये जो है रोमन पीपल के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो अगेन यहाँ पे ध्यान रखना एंटोनी आश्चर्य प्रकट कर रहा है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। ये लाइन अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के ब्रेक 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 से लिया गया है। ये बहुत ही पॉपुलर एलिजी है जिसको 1835 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने लिखा था और इसको पब्लिश किया गया था 1842 में। और ये जो एलिजी है आर्थर हेनरी हालम की डेथ पर लिखी गई है। पोएट इमेजिन कर रहा है कि जैसे वो अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी
हार्लम के जो है वैनिस्ड हैंड को वो टच कर पा रहा है और उसकी वॉइस को सुन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन पोएट आश्चर्य प्रकट कर रहा है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, एक्सक्लेमेशन होगा। नेक्स्ट लाइन है अ हॉर्स अ किंगडम फॉर अ हॉर्स। ये लाइन रिचार्ड थर्ड से लिया गया है। रिचार्ड थर्ड बहुत ज्यादा दुखी तब हो जाता है जब उसका घोड़ा युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथ लग जाता है। अब वो एनी हाउ अपने घोड़े को पाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, फीलिंग ऑफ सॉरो को एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है, देखो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें पोएट सीरीज ऑफ आइडियाज को इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रखता है। क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स ये दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिनको कंस्ट्रक्शन के आधार पे क्लासिफाइड किया जाता है। क्लाइमेक्स को आप ऐसे समझिए, मान लो ये लैडर है, एक सीढ़ी है, ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये होता है क्लाइमेक्स, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर ये होता है एंटी क्लाइमेक्स। दूसरे शब्दों में समझिए, क्लाइमेक्स में पोएट क्या करेगा, जो सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले वर्ड होंगे उसको सबसे पहले लिखेगा सेंटेंस में, और सेंटेंस के लास्ट में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले वर्ड को लिखेगा। और एंटी क्लाइमेक्स में जस्ट अपोजिट होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला वर्ड होगा पोएट उसको सबसे पहले सेंटेंस में लिखेगा, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला वर्ड होगा वो बिल्कुल लास्ट में रखता है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेक्स के एग्जांपल्स को। पहला एग्जांपल है सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टियर और सबलाइन। सिंपल का मतलब साधारण, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, ऑस्टियर का मतलब होता है आडंबर रहित, और सबलाइन का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे जो उत्कृष्ट होता है उसको बोला जाता है सबलाइन। तो देखो पोएट जो है सबसे पहले कम इंपॉर्टेंट वाले वर्ड को रखा है, और बिल्कुल लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले वर्ड को रखा है, यही होता है क्लाइमेक्स। दूसरा एग्जांपल्स देखिए, what a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in facilities, in action how like an angel, in apprehension how like a god। देखो, अगर ये सिर्फ सिंगल लाइन होता, what a piece of work is man, तो ये फिर एक्सक्लेमेशन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है, कैसे आप समझिए। देखो, मनुष्य जो है भगवान की कितनी सुंदर रचना है, रीजन में वो कितना ऑनेस्ट है, नोबल यानी ऑनेस्ट, और फैसिलिटीज में वो इनफाइनाइट है यानी अनंत है, मनुष्य के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक्शन में जो है वो एंजल जैसा है, फरिश्ते जैसा, और समझ में वो गॉड जैसा है। तो देखो शुरुआत वो ऑनेस्ट से किया है और लास्ट किससे कर रहा है, गॉड से। तो अगेन देखो, कम इंपॉर्टेंट वाले वर्ड को पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले वर्ड को लास्ट में रखा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई लाफ, आई रन, आई लीव, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। पोएट कह रहा है कि खुशी में वो सबसे पहले क्या करता है, हंसता है, दौड़ता है, कूदता है, गाना गाता है, और लास्ट में क्या करने लगता है, डांस करने लगता है। यहाँ पे देखो जितने सारे वर्ब्स का यूज किया गया है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो लोअर से हायर है, कम इंपॉर्टेंट वाले वर्ड को पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले वर्ड को लास्ट में रखा गया है। अगेन यहाँ पे क्लाइमेक्स होगा। नेक्स्ट है टू गॉसिप इज फॉल्ट, टू लाइबल इज क्राइम, टू स्लैंडर इज सिन। यहाँ पे देखो गॉसिप का मतलब होता है गप सड़ाका करना, ठीक है, इधर उधर की बात करना, ये जो है फॉल्ट है, ये गलती है। और लाइबल का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी बाय राइटिंग समथिंग, ठीक है, किसी को कोई लेख लिख करके अपमानित करना, इसको बोला जाता है लाइबल, तो फिर ये क्राइम हो जाएगा। और स्लैंडर का मतलब होता है झूठी निंदा करना, ठीक है, ये फिर क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे वर्ड है इनकी इंटेंसिटी लोअर से हायर है। अगर आप गॉसिप करते हैं तो फिर ये फॉल्ट है, ये छोटी मोटी गलती है, और इसका कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को लेख लिखकर अपमानित करते हैं तो फिर ये क्राइम है, आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठी निंदा करते हैं, तो फिर ये पाप हो जाएगा, फिर आपको कौन पनिश करेगा, गॉड पनिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉल्ट, क्राइम और सिन, इनका ऑर्डर लोअर टू हायर रखा गया है, तो अगेन इसमें भी क्लाइमेक्स होगा। नेक्स्ट लाइन है आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड।
यहाँ पे भी देखो जितने भी वर्ड का यूज किया गया है वो सब इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रखा गया है और इसका लैटिन मतलब होता है वेनी, वीडी और विसी। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और इस लाइन का मतलब ये है कि कोई काम बहुत आसानी से कर लेना। और ये लाइन जूलियस सीजर बोलता है। ठीक है, ये जूलियस सीजर तब बोलता है जब वो पॉन्डस के फॉर्नेसिस को हरा देता है। ठीक है, पॉन्डस की फॉर्नेसिस सेकंड को बैटल ऑफ जेला में जब बहुत आसानी से हरा देता है तो फिर ये लाइन बोलता है। ठीक है, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। ये भी क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी क्लाइमेक्स और बाथोस, दोनों को एक साथ समझते हैं। एंटी क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स का अपोजिट होता है। एंटी क्लाइमेक्स में ऑल ऑफ सडन डिसेंट होगा या फॉल होगा हायर टू लोअर। अभी अभी पोएट कोई उच्च कोटि की बात कर रहा होगा और अचानक से वो बहुत ही निम्न कोटि की बात करेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है एंटी क्लाइमेक्स। और ध्यान रखना, एंटी क्लाइमेक्स में जो डिसेंट होता है, जो फॉल होता है, वो पोएट जानबूझकर करता है ताकि वो किसी को सटायर कर सके या रिडिक्यूल कर सके। और वहीं बाथोस में क्या होता है, बाथोस में भी ध्यान रखना डिसेंट तो होता है, फॉल तो होता है हायर टू लोअर, लेकिन इसमें पोएट डेलिबरेटली नहीं करता है। ध्यान रखना, बाथोस में ये जो डिसेंट होता है वो बाय मिस्टेक पोएट से हो जाता है, इसीलिए बाथोस डेरोगेटरी माना जाता है। बाथोस को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, जबकि एंटी क्लाइमेक्स जानबूझकर डिसेंट होता है हायर टू लोअर, इसीलिए इसको जो है डेरोगेटरी नहीं माना जाता है और एंटी क्लाइमेक्स का यूज किया जाता है किसी को सटायर या रिडिक्यूल करने के लिए। अब हम लोग एंटी क्लाइमेक्स के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई करेंगे। पहला एग्जांपल है द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे। सैनिक जो है अपने देश के सम्मान के लिए लड़ते हैं और दूसरी क्लॉज में बोला जा रहा है सैनिक जो है पैसे के लिए लड़ते हैं, यानी आजीविका के लिए लड़ते हैं। तो देखो, अभी ग्लोरी की बात हुई और अभी जो है सीलिंग अ डे की बात हो रही है। तो डिसेंट हुआ है फॉर हायर टू लोअर, इसलिए इसमें एंटी क्लाइमेक्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वंस फेल सो। यहाँ पे देखो उस व्यक्ति ने एक ही झटके में अपने वाइफ, डॉटर, सन और घड़ी को खो दिया। यहाँ पे देखो इस व्यक्ति के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, कौन रहा होगा, वाइफ, और सबसे कम इंपॉर्टेंट रहा होगा वॉच। तो पोएट ने देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले वर्ड को पहले रखा है और सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले शब्द को लास्ट में रखा है और यही होता है एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट लाइन है हियर thou great Anna whom three realms obey does sometime counsel take and sometime tea। ये लाइन अलेक्जेंडर पोप के द रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है और यहाँ पे ग्रेट अन्ना किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए यूज हुआ है। इनको थ्री रियल्म्स ओबे करते हैं, यानी थ्री स्टेट या थ्री किंगडम्स इनको ओबे करते हैं। और ये जो ग्रेट अन्ना है कभी ये काउंसिल लेते हैं, कभी टी लेते हैं, कभी सलाह लेते हैं तो कभी चाय लेते हैं। डिसेंट हुआ है फ्रॉम हायर टू लोअर, इसलिए इसमें भी एंटी क्लाइमेक्स होगा। नेक्स्ट लाइन है आई टाई, आई फेंट, आई फेल। ये लाइन पीबी शैली के इंडियन सैरेनेट से लिया गया है और यहाँ पे देख रहे हो जो भी वर्ब का यूज हुआ है वो डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के आधार पर यूज हुआ है। वैसे तो सबसे पहले आदमी क्या होगा, वो गिरता है, अनकॉन्शियस होता है, फिर मरता है, लेकिन नहीं, पोएट ने सबसे पहले टाई लिखा, फिर फेंट लिखा और फिर फेल लिखा। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी एंटी क्लाइमेक्स होगा। ऐसे ही देखो ही किल्स फॉर वेल्थ, ही स्टिल्स, ही लाइज, ही बेग्स। यहाँ पे भी जितने भी वर्ब्स हैं इनका भी ध्यान रखना डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। आदमी पहले भीख मांगता है, फिर झूठ बोलता है, फिर चुराता है, फिर किसी की हत्या करता है धन के लिए। लेकिन पोएट यहाँ पे देखो पहले किल्स का यूज किया है, फिर स्टिल का, फिर लाइज का, फिर बेग का, इसलिए इसमें भी एंटी क्लाइमेक्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर लूटनंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार। यहाँ पे देखो डलहौजी गॉड के लिए बोला गया है। डलहौजी कौन है, ये वार के जो है बहुत ही महान गॉड है। और फिर दूसरे ही क्लॉज में देखो इनको बोला जा रहा है लूटनंट कर्नल अर्ल ऑफ मार। तो इनका भी देखो पोस्ट क्या हुआ है, डिसेंट हुआ है, फ्रॉम हायर टू लोअर हो गया है, इसलिए इसमें भी एंटी क्लाइमेक्स होगा। नेक्स्ट है ही वाज किल्ड, बीटन एंड अब्यूज्ड। यहाँ पे भी देखो जितने भी वर्ब का यूज पोएट ने किया है डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के आधार पर किया है। वैसे तो पहले तो झगड़ा होता है, फिर मारपीट होती है, फिर किसी की हत्या होती है, लेकिन नहीं, पोएट ने पहले किल्ड यूज किया, फिर बीटन, फिर अब्यूज्ड, इसलिए इसमें भी एंटी क्लाइमेक्स होगा। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने ओन मैट पिया एक्सक्लेमेशन, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारे लाइंस आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।